हेलो आर्मी। आज इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य बस केवल इतना है कि आपको धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या बायो सैवर्ट का जो नियम है आपको बताना है, आपको सिखाना है। तो स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल स्कूल से सफलता तक में। तो बायो सैवर्ट नियम, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बायो सैवर्ट नियम ये एक ही वैज्ञानिक है, लेकिन नहीं। ये बायो और सेवर्ट ये जो हैं दो वैज्ञानिक हैं, और ये फ्रांस के बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक हैं जो फ्रांस के रहने वाले हैं। 1820 ईस्वी में इन्होंने यह नियम दिया था, और ये जानते थे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और फिर इन्होंने बहुत सारे चालक तारों में धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया और उसका अध्ययन किया। फिर उन्होंने देखा कि एक अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। अल्पांश लंबाई का मतलब होता है कि जैसे कोई अनंत चालक है, उसकी एक छोटे से भाग को अल्पांश मतलब, जैसे मान लीजिए ये अनंत लंबाई का चालक है और इसके जो अल्पांश है मान लेते हैं ये रबड़, ये अनंत लंबाई का है और ये रबड़ इसकी अल्पांश लंबाई है। तो इस अल्पांश लंबाई के कारण मान लेते हैं इस अल्पांश जो रबड़ है, इस अल्पांश लंबाई के कारण यहाँ बिंदु कोई P है, मतलब इस पेन तक की दूरी मान लेते हैं, इस पेन की दूरी R है। इस अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पर मतलब इस पेन पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यही बायो और सेवर्ट जी ने बताया। तो चलिए हम देखते हैं कि इनके कथनों के आधार पर हमें गणितीय रूप में कौन सा फार्मूला प्राप्त होता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम एक चालक लिया, अनंत लंबाई, अल्पांश लंबाई मान लेते हैं। इस चालक की जो अल्पांश लंबाई है, मतलब इस अनंत लंबाई के तार का जो छोटा भाग है, ये जो रबड़ हमने बताया अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये dl है। और यहाँ बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और इस बिंदु से इसकी जो दूरी है मान लेते हैं r है, और इन दो अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की जो दूरी के बीच जो कोण बन रहा है मान लेते हैं हम ये थीटा है, और इसमें I प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और देखिए ये अंगूठा हो गया चालक की दिशा में, और ये बिंदु P जो है इसकी दिशा में उंगली हो गई, और हमने इसे लंबवत दबाया। तो ये क्या बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह अंदर की तरफ होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इस साइड देखें, मान लेते हैं यहाँ भी कोई बिंदु है, इनके भी बीच की दूरी r है, ये भी थीटा है, और ये बिंदु P है। अब यहाँ dv की जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी कैसे होगी, चालक की दिशा में हमने कर लिया अंगूठा, और बिंदु P की ओर हमने उंगली कर ली, ऊपर की ओर लंबवत धक्का दिया, तो मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है बाहर की तरफ है। तो इस तरह से हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखा। अब बायो और सेवर्ट जी ने बताया कि इस अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वह निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। उसके पहले आप लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है,
जिसकी प्रभावी लंबाई CD है और तथा इसकी अल्पांश लंबाई dl है और इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बायोट-सावर्ट जी ने बताया कि यह निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि जो dB है वह अनुक्रमानुपाती होती है विद्युत धारा की, और फिर उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह अनुक्रमानुपाती होती है इसकी अल्पांश लंबाई की, और उन्होंने बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह जो इनके बीच जो थीटा कोण बन रहा है वह साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती होता है, और इनकी भी अल्पांश लंबाई और जो P के बिंदु के बीच की दूरी है उस कथन में बताया उन्होंने कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 4 स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अगर मान लेते हैं ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 4 है, और चारों समीकरणों संयुक्त करने पर क्या हो जाएगा, dB अनुक्रमानुपाती I/dl साइन थीटा, और ये व्युत्क्रमानुपाती है वर्ग की तो यहाँ r²। अब इस अनुक्रमानुपात मतलब हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, dB बराबर हो जाएगा μ/4π I/dl साइन थीटा r²। तो ये हमें प्राप्त हुआ, ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और अगर हम इसे सदिश रूप में लिखें तो यही गणितीय रूप हमें प्राप्त हुआ बायोट-सावर्ट के नियम का स्टेटमेंट के आधार पर। अगर हम इसे सदिश रूप देना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, dB बराबर μ/4π I, जो dl है मतलब इसमें क्रॉस, जब साइन थीटा आ जाता है तो क्या होता है क्रॉस में I, और ये dl क्रॉस r अपान, अब देखिए यहाँ r³ लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि जब इसे अगर हमें यहाँ r² चाहिए तो एक r कैंसिल हो जाएगा तो हमें r² मिल जाएगा। तो सदिश रूप में हम इस तरह लिखेंगे, और ये हो गया सदिश रूप। उनके कथन के अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ, और इस अनुक्रमानुपाती जो μ/4π का जो मान होता है वो 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है, इतना होता है। अब क्या हो जाएगा, dB बराबर 10⁻⁷ I/dl साइन थीटा अपान r², इतना हो जाएगा गणितीय रूप। और जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो I का मान दिए रहेगा, dl का मान दिए रहेगा, किस कोण पर है वो दिए रहेगा, और कितनी दूरी पर है बिंदु P से वह दिए रहेगा। तो आप उस अल्पांश लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फिर से बता देते हैं तुरंत। हमने एक प्रभावी लंबाई का, एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया जिसकी अल्पांश लंबाई dl है, बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इनके बीच की दूरी r है।
बायोट सावर्ट जी के स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र वह विद्युत धारा के अनुक्रमणपाती और उसके अल्पांश लंबाई के अनुक्रमणपाती, उनके बीच के जो कोण है उसके अनुक्रमणपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो चारों समीकरणों को हमने संयुक्त किया तो हमें मिला आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये अनुक्रमणपाती को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया म्यू अपान 4 पाई, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, डी वी बराबर म्यू अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। फिर हमने इसे सदिश रूप में लिखना चाहा तो डी बी वेक्टर बराबर म्यू अपान 4 पाई आई डी एल वेक्टर इंटू क्रॉस आर वेक्टर अपान आर क्यूब प्राप्त हुआ। हम जानते हैं उन्होंने बताया कि म्यू अपान 4 पाई बराबर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, यही इसका मान होता है। फिर हमने इस मान को इस सूत्र में रखा तो हमें इस तरह से गणितीय रूप में प्राप्त हुआ, डी बराबर 10⁻⁷ आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि आपको धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है अथवा या बायो और सावर्ट का जो नियम है उनके स्टेटमेंट के आधार पर जो हमने फार्मूला प्राप्त किया, डी बराबर म्यू अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। धन्यवाद।